Hello everyone, welcome to my YouTube channel Deepthi Tutorials. Students, today I am going to explain you the story Ishwaran the Storyteller, which is lesson 3 of your English book Moment. Before starting the story, let's know something about the writer, that who was the writer of this story. This story was written by Mr. R.K. Lakshman, whose full name is Rasipuram Krishna Swami Iyer Lakshman. He was born on in 24 October 1921 and died on 26 January 2015. Mr. Lakshman was an Indian cartoonist, illustrator, and humorist. He is best known for his creation, The Common Man. Several prestigious awards was given to him like Padma Bhushan, Padma Vibhushan, Raman Magsaysay awards. ओके तो ये सारे प्रेस्टिजियस अवार्ड हैं जो मिस्टर आर के लक्ष्मण को उनके वर्क के लिए या उनकी राइटिंग के लिए दिए गए. सो लेट्स स्टार्ट द स्टोरी. दिस स्टोरी that is Ishwara the Storyteller. The story was narrated to Ganesh by a young man Mahendra by name. He was a junior supervisor in a firm which offered on hire supervisors at various type of construction sites, factories, bridges, dams, and so on. Mahendra's job was to keep an eye on the activities at the work site. He had to keep moving from one place to another every now and then as ordered by his head office. From a coal mining area to the railway bridge construction sites. From there, after a few months, to a chemical plant which was coming up somewhere. तो ये जो स्टोरी है वो किसके द्वारा सुनाई जा रही है? एक यंग मैन के द्वारा सुनाई जा रही है जिसका नाम महेंद्र है, और सुनाई किसको जा रही है? गणेश को. ये जो महेंद्र है ये एक फार्म में काम करते हैं जहाँ पे वो एज ए जूनियर सुपरवाइजर अपॉइंटेड है. और ये इनका काम क्या होता है, जहाँ भी वर्क साइट्स होती हैं जहाँ पे भी इनको भेजा जाता है वहाँ पे ये लुक आफ्टर करने का काम करते हैं कि काम कुछ ठीक से हो रहा है, क्या चीज़ की ज़रूरत है, कैसा चल रहा है, जो भी काम वहाँ से रिलेटेड होता है उसको ये सुपरवाइज करते हैं. और ये फर्म जो जिससे ये जुड़े हुए हैं उसका काम भी यही है कि ये सुपरवाइजर्स को हायर करती है और डिफरेंट डिफरेंट कंस्ट्रक्शन साइट्स जो उसकी हैं, चाहे वो डैम बनाने की हो, चाहे हॉस्पिटल साइट्स हो, चाहे बिल्डिंग साइट्स हो, फैक्ट्री साइट हो, रेलवे ब्रिजेस साइट्स हो, ये वहाँ वहाँ अपने सुपरवाइजर्स को भेजती हैं. उसी तरीके से महेंद्र जो है उनका भी काम एज ए सुपरवाइजर ही कर रहे हैं वो, और उनको भी जहाँ जहाँ उनके हेड ऑफिस से ऑर्डर आता है वहाँ वहाँ उनको जाना पड़ता है. ठीक है, चाहे वो फिर कोल माइनिंग एरिया हो, चाहे फिर वो केमिकल प्लांट का एरिया हो, रेलवे ब्रिज कंस्ट्रक्शन हो, जहाँ भी उनको ऊपर से उनके यहाँ हेड ऑफिस से ऑर्डर आता था वहाँ पे मिस्टर महेंद्रन को जाना रहता था. He was a bachelor, his needs were simple and he was able to adjust himself to all kind of odd conditions. Whether it was an ill-equipped circuit house or the makeshift canvas tent in the middle of the stone quarry. But one assist he had was his cook, Ishwaran. The cook was quite attached to Mahendra and followed him uncomplainingly wherever he was posted. He cooked for Mahendra, washed his clothes, and chatted away with his masters at night. He would weave out endless stories and anecdotes on varied subjects. अब ये जो महेंद्र थे ये क्या थे? बैचलर थे, इनकी शादी नहीं हुई थी, तो इनकी जो ज़रूरतें थी और वो भी बहुत सिंपल से लाइफ स्टाइल जीते थे, तो उनका ऐसा बहुत बड़ा कुछ वो नहीं था कि उनको किसी सिटी में ही जाके रहना है. तो वो कहीं पर भी जहाँ पे भी उनके हेड ऑफिस से ऑर्डर आता था वो बिना किसी दिक्कत के वहाँ जाके रहने लगते थे. चाहे वो छोटा सा कोई जहाँ पे कोई भी ज़रूरत का सामान ना मिल रहा, ऐसा कोई सर्किट हाउस हो या मेकशिफ्ट कैनवास टेंट हो, वो कहीं पर भी जाके आराम से अपनी लाइफ जीने लगते थे. बट वो एक चीज़ अपने साथ हमेशा रखते थे और वो थी उनके कुक मिस्टर ईश्वरन. ईश्वरन को जो ईश्वरन थे वो भी महेंद्र से इतने ज़्यादा अटैच थे कि जहाँ पर भी महेंद्र की पोस्टिंग होती थी वो वहाँ महेंद्र के साथ जाने को बिना किसी शिकायत के तैयार हो जाते थे. और उनका काम क्या रहता था? वो महेंद्र के लिए खाना बनाते थे, महेंद्र के कपड़े धोते थे, महेंद्र के लिए घर साफ कर देते थे. और रात में जब महेंद्र अपने काम से लौट आते थे खाना पीना खाने के बाद, उनके एंटरटेनमेंट का भी काम करते थे. कैसे? वो उनको डिफरेंट डिफरेंट स्टोरी सुनाते थे
और वो स्टोरीज ऐसी होती थी, चाहे वो किसी रियल पर्सन से रिलेटेड हो, चाहे वो इमेजिनरी हो, वो उस स्टोरी को इतना इंटरेस्टिंग बना के सुनाते थे कि महेंद्र को एंटरटेनमेंट की कोई कमी नहीं होती थी। वो आराम से उनका टाइम वहाँ पे पास होता रहता था। Ishwaran also had an amazing capacity to produce vegetables and cooking ingredients seemingly out of nowhere in the middle of desolate landscapes with no shops visible for miles around. He was miraculously conjured up the most delicious dishes made with fresh vegetables within an hour of arriving at the zinc sheet shelter at the new workplace. अब सिर्फ स्टोरी सुनाने का ही नहीं, जो महेंद्र ईश्वरन थे वो अपने काम में इतने माहिर थे कि चाहे वो किसी भी जगह पे महेंद्र के साथ चले जाएं, वो चाहे वो गांव का एरिया हो या पूरी खाली जगह भी क्यों ना हो, वो कहीं पर भी जहाँ शिफ्ट होते थे, चाहे आपको वहाँ पे कोई दुकान ना दिख रही हो, कुछ भी ना दिख रहा हो, पर तब भी वो कहीं ना कहीं से पता नहीं कहाँ से मैनेज कर लेते थे फ्रेश वेजिटेबल्स और खाने की सारे सामान का इंतजाम कर लेते थे। और चाहे वो किसी भी जगह पे चले जाएं, वो महेंद्र के लिए एक अच्छा खाना बना के उनको दे देते थे, चाहे कहीं पे आसपास दुकान दिखे नहीं दिखे, कुछ भी हो ना हो, पर तब भी वो फ्रेश वेजिटेबल्स और जो खाने के इंग्रेडिएंट्स थे वो कहाँ से लेके आ जाते थे और वो वहाँ पे मैनेज करके उनको खाना बना के देते थे। Mahendra would be up in early in the morning and leave for the work after breakfast, carrying some prepared food with him. Meanwhile, Ishwaran would tidy up the shed, wash the clothes, and have a leisurely bath, pouring several buckets of water over his head, muttering a prayer all the while. It would be lunchtime by then. After eating, he would read for a while before dozing off. The book was usually some popular Tamil thriller running 200 of pages. Its imaginative descriptions and narrative flourishes would have hold Ishwaran in thrill. अब महेंद्र का रूटीन क्या था? महेंद्र सुबह उठते थे, अपना मॉर्निंग रूटीन फिनिश करने के बाद वो अपना ब्रेकफास्ट करते थे। ब्रेकफास्ट करने के बाद थोड़ा बहुत खाने पीने का सामान लेके वो अपने काम पे चले जाते थे। पीछे से ईश्वरन घर को साफ करते थे, महेंद्रन के कपड़े धोते थे, खाना वाना बनाते थे। साफ सफाई करने के बाद वो अपना आराम से नहाते थे। नहाते समय उनकी क्या थी कि वो कई सारी बाल्टियां पानी भर भर के अपने सर पे डालते थे और लगातार एक कोई भी प्रेयर बुदबुदाते रहते थे, बोलते रहते थे। उसके बाद लंच टाइम होता था तो वो अपना लंच करते थे और दोपहर में आराम करने के टाइम में उनका एक फेवरेट हैबिट क्या थी कि उनके नहा खाना खाने के बाद आराम करने के टाइम पे वो तमिल थ्रिलर बुक्स लेके स्टोरीज पढ़ा करते थे। और जो उसका इमेजिनेशंस रहते हैं, जो राइटर के लिखने का वे रहता था, वो इनको बहुत अट्रैक्ट करता था। किसको? ईश्वरन को बहुत अट्रैक्ट करता था और उनको ये स्टोरी पढ़ने में बहुत इंटरेस्ट आता था। His own descriptions were greatly influenced by the Tamil author that he read. When he was narrating even the smallest of incidents, he would try to work in suspense and a surprise ending into the account. For example, instead of saying that he had came across an uprooted tree on the highway, he would say with eyebrows suitably arched and hands held out in a dramatic gestures, the road was deserted and I was all alone. Suddenly I spotted something that looked like an enormous bushy beast lying sprawled across the road. I was half inclined to turn and go back, but as I came closer, I saw that it was a fallen tree with its dry branches spread out. Mahendra would stretch himself back in the canvas chair and listen to Ishwaran's tales uncritically. ईश्वरन की एक हैबिट थी कि वो जो स्टोरी सुनाते थे, वो स्टोरी वो इस तरीके से सुनाते थे कि सामने वाला उसमें समझ ही नहीं पाता था कि एक्चुअली ये स्टोरी रियल है कि इमेजिनरी है। मतलब वो पूरा उस स्टोरी में खो जाता था। जैसे कि एक छोटा सा इंसिडेंस ले लेते हैं कि अगर कोई नॉर्मल पर्सन होगा, वो हाईवे से पास हो रहा होगा, तो अगर उसको पेड़ वेड़ गिरे दिखेंगे तो नॉर्मली यही बोलेगा कि मैं हाईवे से पास हो रहा था, मुझे कुछ सूखे पेड़ गिरे दिखे जो उसके आसपास उसकी टहनियां बिखरी हुई थी। बट दिस इज नॉट द केस ऑफ ईश्वरन। ईश्वरन इस चीज को इतना ड्रामेटिक बना देते थे, इतना उनकी बॉडी जो जेस्चर था, जो उनका बॉडी एक्सप्रेशंस थे, वो इतना वो हो जाते थे कि इंसान सोचता था कि अरे वाह, इतनी बड़ी चीज हो गई। जैसे कि उनका ईश्वरन कैसे बोलेंगे इस चीज को कि मैं जब रोड से जा सुनसान रोड थी, रोड पे कोई नहीं था, सिर्फ अकेला मैं था, तभी मैंने देखा कि दूर पे कुछ पड़ा हुआ है, कई सारे बीज छोटे छोटे
राक्षस टाइप के मुझे दिख रहे थे जो एक रोड पे फैले हुए पूरे में पड़े हुए हैं। मैं थोड़ा सा आगे गया लेकिन फिर मैं डर के मारे पीछे आ गया, और फिर दोबारा ऐसा करते करते मैंने हिम्मत बटोर के जब मैं आगे गया तो मैंने क्या देखा कि वहां पे कोई राक्षस नहीं है बल्कि एक सूखा पेड़ पड़ा हुआ है, जिसके आसपास छोटी छोटी उसकी टहनियां पड़ी हुई हैं। उनके बताने के स्टाइल से, उनके बॉडी जेस्चर से, उनके बॉडी एक्सप्रेशन से या बॉडी लैंग्वेज से वो स्टोरी इतनी इंटरेस्टिंग हो जाती थी कि महेंद्र जो थे उस स्टोरी को बिना किसी उसके बहुत इंटरेस्ट से लेके सुनते रहते थे। उनको समझ नहीं आता था, उनका इतना मन लग जाता था उस स्टोरी सुनने में कि वो उसमें बिल्कुल खो जाते थे। The place I came from is famous for timber, Ishwaran would begin. There is richly wooded forest all around. The logs are hauled on the lorries by elephant. They are huge, well-fed beasts. When they turn wild, even in the most experienced Mahout is not able to control them. After this prologue, Ishwaran would launch into an elaborate anecdotes involving an elephant. अब ईश्वरन ने क्या बताया कि मैं जिस जगह से आया हूँ वो जगह किसके लिए फेमस है, लकड़ियों के लिए। मेरी जहाँ मैं रहता हूँ वो बहुत वैरायटीज ऑफ आपको टिम्बर मिलते, बहुत सारी लकड़ियों के प्रकार मिल जाते हैं, और ये लकड़ियाँ जो होती हैं उनको गड्ढों में काट काट के एलिफेंट्स के द्वारा ही एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाया जाता है। और ये जो हाथी भी होते हैं ये नॉर्मल नहीं होते, ये काफी बड़े लंबे चौड़े हाथी होते हैं, खूब खाए पिए हुए, और एकदम एक ऐसा लगता है कि कोई बहुत बड़ा राक्षस तुम्हारे सामने खड़ा है। इस टाइप के हाथी होते हैं जिनके द्वारा लकड़ियों को इधर से उधर ट्रांसपोर्ट किया जाता है। अब इसी हाथी से रिलेटेड उन्होंने एक स्टोरी बनाई और उस महेंद्र को सुनाई। वो स्टोरी क्या थी? वन डे अ टस्कर एस्केप्ड फ्रॉम द टिम्बर यार्ड एंड बिगेन टू रोम अबाउट, स्टैम्पिंग stamping on bushes, tearing up wild creepers, and breaking branches at will. You know, sir, how an elephant behaves when it goes mad. Ishwaran would get so caught up in the excitement of his own story that he would get up from the floor and jumped about, stamping his feet in the emulation of the mad elephant. अब ईश्वरन ने आगे बोलना चालू किया कि एक बार की बात है सर, एक टस्कर यानी एक हाथी थोड़ा सा अनकंट्रोल्ड हो गया, और वो कंट्रोल्ड होके उस टिम्बर यार्ड से बाहर निकल आया। बाहर निकलते ही उसने जो आसपास की झाड़ियाँ, छोटे छोटे पेड़ पौधे थे, सब उखाड़ उखाड़ के फेंकना चालू किया। फिर ईश्वरन ने महेंद्र से पूछा कि सर आपको पता है कि जब एक हाथी पागल हो जाता है तो कैसे करता है? ये स्टोरी सुनाते सुनाते ईश्वरन उस स्टोरी में खुद ही इतना घुस गए, इतना इन्वॉल्व हो गए कि वो अपनी जगह जहाँ बैठे थे वहां से खड़े हुए और अपने पैर को जोर जोर से जमीन पर पटक पटक कर दिखाने लगे कि जब एक पागल हाथी चलता है तो कैसे चलता है। The elephant reached the outskirts of our town, breaking the fences down like matchsticks. He would continue it, come into the main road, smashed all the stalls selling fruits, mud pots, and clothes. People ran helter skelter in panic. The elephant now entered a school ground where children were playing, breaking through the brick wall. All the boys ran into the classroom and shut the door tight. The beast grunted and wandered about, pulling out the football goal post, tearing down the volleyball net, and kicking and flattening the drum cat for water, and uprooting the shrubs. Meanwhile, all the teachers had climbed up to the terrace of the school building, from where they helplessly watched the depredation of the elephant. There was not a soul below on the ground. The streets were empty as if the inhabitants of the entire town had suddenly disappeared. अब उन्होंने आगे बताना चालू किया कि जब वो उस टिम्बर यार्ड से ये सब करके पेड़ पौधे कुचलते हुए निकला आगे, फिर वो कहाँ पहुंच गया, हमारे जो हमारा टाउन था उसके बाहर पहुंच गया। और फिर उसने जो टाउन के और फॉरेस्ट को अलग करने के लिए जो फेंसिंग लगाई गई थी उसको भी एकदम माचिस की तीली की तरह ढेर करते हुए उसको क्रॉस कर गया, और अब वो कहाँ पहुंच गया, जो टाउन था उसके अंदर। वहां पे जो दुकानें लगी थी, चाहे वो कपड़ों की हो, बर्तनों की हो, सारी दुकानों को तोड़ फोड़ के वो धीरे धीरे आगे बढ़ता गया और कहाँ पहुंचा, स्कूल बिल्डिंग के पास। स्कूल बिल्डिंग के पास पहुंचने के बाद उसने उस स्कूल बिल्डिंग की जो वॉल थी उसको भी तोड़ दिया, और वो स्कूल प्लेग्राउंड में आ गया जहां पर बच्चे खेल रहे थे। उन बच्चों ने जब हाथी को देखा तो वो डर के मारे एकदम डर बुरी तरह से डर गए और इधर उधर भागने लगे, और सब जाके बच्चे कहाँ छुप गए, अपने क्लासरूम में। उन्हें दरवाजे को टाइटली कस के बंद कर दिया। टीचर्स भी डर के मारे कहाँ चढ़ गए, छतों पे चढ़ गए। मतलब वो एरिया ऐसा हो गया कि
वहाँ पे ऐसा दिख ही नहीं रहा था कि इससे पहले जो भीड़-भाड़ थी वो बिल्कुल सुनसान हो गया, आस-पास का जो रोड्स थी वो भी ऐसा नहीं लग रहा था कि वहाँ पे कोई रहता है, वो भी बिल्कुल खाली हो गई, सुनसान हो गई। और अब वो हाथी क्या करने लग गया, हाथी ने जो आस-पास के shrubs से जो छोटे-छोटे पौधे थे, उनको तोड़ना-उखाड़ना चालू कर दिया, जो पानी के नीचे टंकी रखी थी उसको फेंक दिया और जो फुटबॉल नेट था, जो वॉलीबॉल नेट था, उन सबको तोड़-तोड़ के उसने ग्राउंड में फेंक दिया। I was studying in the junior class at that time and was watching the whole drama from the rooftop. I don't know what come over me suddenly. I grabbed a cane from the hands of one of the teachers and ran down the stairs and into the open. The elephant grunted and menacingly swung a bunch of tree which it held in its neck trunk. It stamped its feet, kicking up a lot of mud and dust. It looked frightening, but I moved slowly down towards it, stick in hand. But peoples were watching the scene hypnotized from nearby housetops. The elephant looked at me red eyed, ready to rush towards me. It lifted its trunk and trumpeted loudly. At that moment, I moved forward, mustering all my force, whacked its toenail on the quick. The beast looked stunned for a moment, then it shivered from head to foot and collapsed. अब ईश्वर ने उसके आगे स्टोरी क्या बताई, जब पूरा सुनसान हो गया तो उस टाइम पे, जब ये जिस टाइम की बात बता रहे हैं ईश्वरन, वो उस टाइम पे किस क्लास में थे, जूनियर क्लास में थे। तो उन्होंने बोला कि मैं भी सब लोगों के साथ छत पे था, जब मैंने ये सारा ड्रामा नीचे होते हुए देखा तो पता नहीं मुझ में कहाँ से एक ताकत आ गई, और वो ताकत के कारण मैंने अपने जो एक टीचर थे उनके हाथ से केन लिया और धीरे धीरे मैं कहाँ जाने लग गया, टुवर्ड्स द प्लेग्राउंड। अब मैं प्लेग्राउंड में जब पहुंच गया तो मेरे सामने वो पागल हाथी खड़ा हुआ था, उसकी आंखें एकदम लाल लाल हो रही थी, मुझे देख के वो और गुस्से में आ गया और उसने जो अपने सूंड में एक लकड़ी का टुकड़ा लगा रखा था, ले रखा था, उसको उसने इधर-उधर फेंकना चालू कर दिया और ज़ोर-ज़ोर से ज़मीन को पटकने पे पैर पटकने लग गया, जिसके कारण काफ़ी ज़्यादा मिट्टी और जो रेत थी वो उड़ने लग गई। फिर भी मैं डरा नहीं और मैंने अपनी पूरी ताकत इकट्ठा करके, अपनी पूरी मसल पावर इकट्ठा करके उस पे अटैक किया। और कहाँ अटैक किया, उसके थर्ड टोनेल पे वो जाके जब मैंने अटैक किया तो वो केन जो उनके हाथ में था वो जहाँ जाके कहाँ लगा, उनके थर्ड हाथी के थर्ड टोनेल में जाके लगा, जिसके कारण थोड़ी देर के लिए हाथी बिल्कुल सन्न खड़ा रह गया, फिर एकदम से उसका पूरा शरीर कांपा और वो जमीन पे गिर गया। एट दिस पॉइंट ईश्वरन वुड लीव द स्टोरी अनफिनिश्ड। ठीक है, अब इतना बताने के बाद, गिर जाने के बाद ईश्वरन ने क्या किया, अपनी स्टोरी को तो वहीं पे रोक दिया, खत्म नहीं किया, वहीं पे रोक दिया। और उसने क्या बोला कि गेट अप मम्बलिंग, आई विल बी बैक आफ्टर लाइटनिंग द गैस एंड वार्मिंग अप द डिनर। महेंद्र, हु हैड बीन लिसनिंग विद रैप्ट attention, would be left hanging. When he returned, Ishwaran would not pick up the thread of the story right away. Mahendra would have to remind him that conclusion was pending. Well, a veterinary doctor was summoned to revive the animal. Ishwaran would shrug casually. 2 days later, it was led away by a Mahavat to the jungle. अब जब उसने ये बताया कि मैंने अटैक किया और वो हाथी थोड़ी देर सीधे खड़ा रहा, फिर उसका पूरा शरीर कांपा और जमीन पे गिर गया। उसके बाद महेंद्र ने ईश्वरन ने वहां पे स्टोरी को रोका और क्या बोला कि मैं अभी आता हूँ, थोड़ा गैस चालू करके आता हूँ, खाना गर्म करके आता हूँ, डिनर, फिर आगे बताता हूँ। वो वहां से चला गया, लेकिन जो महेंद्र थे जो स्टोरी को सुन रहे थे वो स्टोरी में इतना खो गए थे कि वो चुपचाप उसको उसका इंतजार करने लगे कि लेट हिम कम बैक एंड कंप्लीट द स्टोरी। ही कम बैक, ईश्वरन कम बैक, बट ही डिडंट स्टार्ट द स्टोरी। उसने वहां से स्टोरी जहाँ पे खत्म की थी वहां से स्टार्ट नहीं की, वो अपने दूसरे काम करने लगे। तो महेंद्र वॉज द पर्सन हु रिमाइंडेड द ईश्वरन कि तुमने फिर उसके आगे क्या हुआ, जब वो हाथी गिर गया तो उसके आगे क्या हुआ। तो ईश्वरन ने बहुत कैजुअली बोला कि हाँ उसके बाद क्या हुआ, वेटरनरी डॉक्टर को बुलाया गया। वेटरनरी डॉक्टर कौन होते हैं, हु लुक्ड आफ्टर द एनिमल्स। एनिमल्स को कोई प्रॉब्लम होती है, फिजिकल प्रॉब्लम होती है, तो उस कौन से डॉक्टर ट्रीट करते हैं, वेटनरी डॉक्टर्स। तो उसने बोला कि वेटनरी डॉक्टर को बुलाया गया, उसने देखा कि उसको क्या दिक्कत हुई है। फिर वो जब ठीक हो गया तो 2-3 दिनों बाद एक मुहावत आके उसको जंगल में लेके चला गया। वेल, हाउ डिड यू मैनेज टू डू इट,
ईश्वरन, हाउ डिड यू ब्रिंग डाउन द बीस्ट? बट महेंद्रन को वाकई नहीं समझ में आ रहा था कि इतना बड़ा हाथी जिसको कोई नहीं कंट्रोल कर पा रहा था, उसको एक छोटे से बच्चे ने कैसे कंट्रोल कर लिया। तो ये क्यूरियोसिटी उनके अंदर थी, तो इसीलिए उन्होंने ईश्वरन से क्वेश्चन किया कि तुमने ये कैसे किया, इससे कैसे मैनेज किया कि इतने बड़े हाथी को तुमने कंट्रोल कर लिया और गिरा दिया। इट हैज समथिंग टू डू विद जापानीज आर्ट। देखिए, अब ईश्वरन ने अपनी स्टोरी को कैसे वो किया, उन्होंने कहा कि सर एक्चुअली क्या है, एक जापान टाइप ऑफ जापानीज आर्ट है जो मैंने कहीं पढ़ा था कि मुझे पता था कि मैं अगर ये एक्टिविटी करूंगा, उसके यहाँ पे हमला करूंगा, तो वो हाथी कोलैप्स हो जाएगा। तो ये एक तरीके का जापानीज आर्ट है जो मैंने उस टाइम पे यूज किया उस हाथी को नीचे गिराने के लिए, क्योंकि मैंने ये कहीं पढ़ा था कि अगर मैं इस तरीके से अटैक करूंगा तो जो सामने अपोजिट जानवर है उसका नर्वस सिस्टम थोड़ी देर के लिए पैरालाइज्ड हो जाएगा। तो मैंने इसीलिए अपने पढ़ी हुई चीज को इस्तेमाल किया और उस जो बीस्ट यानी जो टस्कर था उसको कंट्रोल किया। नॉट ए डे पास विदाउट ईश्वरन रिकाउंटिंग सम स्टोरी पैक्ड विद एडवेंचर, हॉरर एंड सस्पेंस। ये तो आपने एक स्टोरी देखी, ईश्वरन ऐसे ही करता था, वो कभी भी कहीं से भी कोई भी स्टोरी उठा के उसको इतना सस्पेंसफुल थ्रिलर बना देता था कि सामने वाला उस स्टोरी में खो जाता था और उस स्टोरी के अलावा वो कुछ सोच ही नहीं पाता था, वेदर द स्टोरी वॉज क्रेडिबल और नॉट। और ये ज़रूरी नहीं है कि ये स्टोरी बहुत किसी वाकई उतनी बड़ी हो, वो किसी भी छोटी सी चीज़ को भी उठा के, इंसिडेंट को उठा के वो इतना बड़ा बना के उसको सामने वाले को सुनाता था कि सामने वाला उस पर बिलीव कर जाता था कि हाँ ये ऐसा ही हुआ होगा। Mahendra enjoyed listening to it because of inimitable ways in which it was told। और वो महेंद्र को क्यों सुनना अच्छा लगता था, क्योंकि जिस तरीके से वो स्टोरी सुनाता था, जिस तरीके से उसके बॉडी जेस्चर होता था, बॉडी एक्सप्रेशंस होते थे, फेशियल एक्सप्रेशंस होते थे, वो सब मिला के वो स्टोरी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग साउंड होती थी, तो सामने वाले को सुनने में मज़ा आता था। क्योंकि देखिए, ईश्वर आपको पता है महेंद्र वॉज बैचलर, उनकी शादी हुई नहीं थी, उनके पास कोई टीवी वगैरह था नहीं, और वो किसी भी जंगली एरिया, कभी किसी सुनसान एरिया में पोस्टेड हो जाते थे, तो उनके पास एंटरटेनमेंट का कोई ज़रिया रहता नहीं था। तो इसी वजह से जो ईश्वरन थे, उनकी जो स्टोरीज़ थी, इट इज़ ओनली द सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट फॉर हिम। और वो जो स्टोरी प्रेज़ेंट करने का ईश्वरन का तरीका रहता था, वो किसी भी टीवी सीरियल्स में जितने ड्रामास वगैरह अपन देखते हैं, जो अपन एंटरटेनमेंट के लिए देखते हैं, उन सब पर वो उन सबसे ज़्यादा ड्रामेटिक लगता था, द वे इन विच द ईश्वरन प्रेजेंटेड हिज स्टोरीज। तो इसीलिए ईश्वरन का और महेंद्र का एक क्या रिलेशन, ईश्वरन स्टोरी सुनाते थे और महेंद्र उस स्टोरी को उतने ही अच्छे से एंजॉय करते थे। सो स्टूडेंट, we will finish this video here only, and next part of the